हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 8 यानी लास्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक बचते हैं। पहला है मेटलोपोरफायरिन, यानी मेटलोपोरफायरिन में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहला ये मेटलोपोरफायरिन में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, और इसमें बायोलॉजिकल रोल में क्या पढ़ेंगे, Ca2 पॉजिटिव के बायोलॉजिकल रोल यानी जैविक गुण। ठीक है, थर्ड इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो इसमें पढ़ते हैं धातु पोरफायरिन यानी मेटलोपोरफायरिन। तो इसे देख लेते हैं ये होता क्या है पहले, फिर इसमें पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो धातु पोरफायरिन जो है, धातु तथा पोरफायरिन लिगैंड के संकुल होते हैं। जो हमारा धातु पोरफायरिन है वो किस किस से बना है, धातु से और पोरफायरिन लिगैंड से। ठीक है, तो इसमें होगा धातु और पोरफायरिन लिगैंड, यानी धातु कैसे होता है, बीच में होता है, और लिगैंड क्या होता है, साइड साइड में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो धातु पोरफायरिन है वो क्या किससे बना है, धातु से और पोरफायरिन लिगैंड से के संकुल होता है। इन संकुलों में क्या होता है, मेटल आयन लिगैंड के चारों नाइट्रोजन एटम द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे हमारा ये है एग्जाम्पल Fe। तो Fe क्या है, हमारा धातु। तो इसके धातु के चारों ओर क्या जुड़ रहे हैं, लिगैंड यानी N जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें यही कहा है कि हमारा जो इन संकुलों में जो मेटल होता है यानी Fe जो हमारा मेटल है वो लिगैंड के चारों नाइट्रोजन एटम यानी ये जो नाइट्रोजन एटम से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो चक्र के मध्य में स्थित होता है, यानी इस चक्र के बीच में क्या है, धातु। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जैव रसायन में ये वृहद चक्रीय यानी माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड पोरफायरिन कहलाते हैं। तो जैव रसायन में ये क्या कहलाते हैं, माइक्रोसाइक्लिक। क्या ये जो हमारी पूरी माइक्रोसाइकिल है इसे क्या कहते हैं, पोरफायरिन कहते हैं। तो ये ही हमारा पोरफायरिन का सूत्र है यानी संरचना। ठीक है, तो इसमें एकांतर पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो हमने ये वाली संरचना तो देख ली जिसमें बीच में धातु यानी कोई भी धातु होगा, यानी हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, Fe, और इसके साइड साइड में क्या जुड़ रहा है, N नाइट्रोजन। तो धातु पोरफायरिन हो गया। अगर इसमें खोल के देखें यानी पूरी संरचना हम अच्छे से स्टडी करें तो ये कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पोरफायरिन। तो इसमें क्या होता है, एक एक अंतर पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है, पहले एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यानी एकांतर पर यानी एक के अंतर पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये है हमारा पोरफायरिन। तो आगे है दो मेटलोपोरफायरिन इस प्रकार हैं, यानी आपके सिलेबस में कौन कौन से पोरफायरिन दे रखे हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो हमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है। तो ए देख लेते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अधिकांश जीवों में ब्लड को रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट है। यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अधिकांश जीवों में ब्लड को रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट यानी वर्णक है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा खून का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे रक्त को रंग प्रदान करता है, यानी एक रंग प्रदान करने वाला वर्णक। यहाँ पे वर्णक लिख सकते हो पिगमेंट की जगह। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रक्त लाल तथा अनुपस्थिति में क्या होता है, रक्त नीले रंग का होता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होगी तो उसकी उपस्थिति में क्या होगा, लाल, यानी हीमोग्लोबिन होगा और ऑक्सीजन होगी तो ये होगा लाल। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ठीक है, यानी अनुपस्थित होगा, तो उसका रंग होगा नीला, किसका, रक्त का रंग। ठीक है, तो हमारी हीमोग्लोबिन की संरचना देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की संरचना कैसी होती है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक संयुग्मी प्रोटीन है। ठीक है, इसका जो अणुभार होता है वो लगभग 64,500 होता है। तो इसका अणुभार होगा 64,500। हीमोग्लोबिन किस किस से बना है, हीम से और ग्लोबिन से। तो इसमें हीम जुड़े होंगे और ग्लोबिन की ये क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है।
ठीक है। तो इसमें हीम एक मेटलोपोरफायरिन है जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो हीम क्या है, हमने पीछे पढ़ा क्या है, मेटलोपोरफायरिन। तो मेटलोपोरफायरिन का जो सूत्र था वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे ग्लोबिन यानी एक प्रोटीन जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीम का अणुसूत्र जो होता है वो क्या तो कैसा होता है, C34H32N4O4FeC होता है। ठीक है। तो इसकी संरचना मैं आपको अभी दिखाऊंगी तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सूत्र क्या है, C34H32N4O4Fe। तो ये है हमारा एक हीमोग्लोबिन की संरचना। तो ये क्या है, हमारा ग्लोबिन जुड़ रहा है इसमें, यानी ग्लोबिन क्या है, हमारा प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का एक अणु जुड़ रहा है और इसमें कितने हीम जुड़ रहे हैं, हीम मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, हमारा हीम। यानी ये जो ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, ट्रिपल बॉन्ड ये जो पूरा जुड़ रहा है इसे कहेंगे हम हमारा हीम, यानी हमारा मेटलोपोरफायरिन। मैंने पीछे बताया जो हमारा इसमें लिखा था संरचना में, ये जो था हमारा, इसमें जो हीम होता है वो क्या होता है, मेटलोपोरफायरिन, और जबकि ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन। तो इसमें जो ग्लोबिन है वो तो प्रोटीन है और ये जो पूरा हीम है इसे क्या कहेंगे हम, मेटलोपोरफायरिन, क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहा है, हमारा मेटलोपोरफायरिन जुड़ रहा है। तो इसमें कितने होते हैं, 4 हीम होते हैं। एक तो ये हो गया पूरा, क्योंकि ये मैंने पूरा डिटेल में दिखाया तो ये बड़ा बना देंगे और ये छोटे छोटे बना देंगे 3। ये हीम है, ये भी हीम है, ये भी, यानी यहाँ पे भी ये सब जुड़ रहा है तीनों जगह पे। तो कितने हो गए, 4 हीम हो गए और एक ग्लोबिन यानी एक प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके देख लेते हैं पॉइंट। इसमें 2 प्रोपाइल यानी कार्बोक्सिल तथा 2 इथिनिल समूह होते हैं। तो इसमें 2 क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप कौन कौन से है इसमें, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और ये O। तो ये C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और क्या इसमें जुड़ रहे हैं, 2 तो ये हो गए और 2 क्या जुड़ रहे हैं, इथिनिल समूह। तो 2 इथिनिल समूह, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। ये तो है हमारा मेटलोपोरफायरिन और इस पे क्या जुड़ रहे हैं, 2 कार्बोक्सिल समूह जुड़ रहे हैं और ये क्या जुड़ रहे हैं, 2 हमारे इथिनिल समूह जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक इथिनिल ये, एक इथिनिल ये दोनों एक ही सूत्र है। ठीक है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो इसमें ये क्या है, इसमें चारों पायरोल एक दूसरे से CH बॉन्ड समूह से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या जुड़े होते हैं, ये जो हमारे चारों पायरोल हैं ये किससे जुड़े होते हैं, CH से, यानी CH जुड़ा होगा इनमें, एक ये रहा। ठीक है, और इन तीनों में भी एक एक जुड़ रहता है। कितना हो गया, 4। तो हीम की संरचना कैसी होती है, हीम की जो संरचना है वो वैज्ञानिक फिशर ने यानी तथा किसने दी थी, वैज्ञानिक फिशर ने और विलस्ट्रेटर ने प्रस्तुत की थी। जो हमारे हीम की जो संरचना है वो किसने प्रस्तुत की थी, फिशर ने और विलस्ट्रेटर ने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, साइकिल के मध्य में आयरन उपस्थित होता है। तो साइकिल जो हमारी ये है ऊपर, ये जो हमारी पूरी साइकिल है उसमें क्या जुड़ा होता है, आयरन, यानी Fe जुड़ा है, इसका नाम क्या है, आयरन। लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम समूह एक ग्लोबिन की सतह से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें 4 हीम और एक ग्लोबिन की सतह से जुड़े होते हैं। तो इसमें यही है, हमारे 4 हीम किससे जुड़ रहे हैं, एक पूरे ग्लोबिन से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा ग्लोबिन है और इससे कितने हीम जुड़ रहे हैं, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की समझ में आए। अब देखते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन देखने से पहले इसमें थोड़े से हीमोग्लोबिन के जैविक कार्य देख लेते हैं। तो इसके हमारे शरीर में 2 प्रमुख कार्य हैं। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके हमारे शरीर में सिर्फ 2 प्रमुख कार्य हैं। तो पहला है इसमें हीमोग्लोबिन का आयरन परमाणु O2 के साथ बंध बनाकर ऑक्सीजन को फेफड़े से मांसपेशियों तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है यानी Fe है वो किससे, O2 के साथ बंध बना लेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन से बंध बना लेगा और कहाँ तक पहुँचा देगा, फेफड़ों से मांसपेशियों तक पहुँचाता है, यानी फेफड़ों से ले जाकर सारी मांसपेशियों तक हमारा कौन पहुँचाता है, हीमोग्लोबिन। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड कार्य है इसका, हीमोग्लोबिन जो होता है ऊतकों से CO2 को कुछ अमीनो समूह से बंध बनाकर लंग तक पहुँचाता है। तो इसमें क्या आता है, पहले फेफड़ों से मांसपेशियों तक पहुँचाता है और बाद में क्या करेगा, कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ अमीनो समूह से बंध बना लेगा, यानी अमीनो समूह से बंध बना लेगा और लंग्स तक पहुँचा देता है। ठीक है। तो इसके कार्य 2 महत्वपूर्ण थे।
नेक्स्ट है इसमें मायोग्लोबिन देख लेते हैं हम। मायोग्लोबिन, ठीक है, तो मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन के समान एक वर्णक है, यानी जो हमारा मायोग्लोबिन है वो भी हीमोग्लोबिन के समान ही क्या है, एक पिगमेंट यानी वर्णक है, यानी ये भी हमें रंग प्रदान करता है। यह भी हीम तथा ग्लोबिन द्वारा निर्मित होता है। ये भी किसके द्वारा निर्मित होता है, हीम के द्वारा और ग्लोबिन के द्वारा, यानी इसकी संरचना भी कैसी होगी, हीम से बनेगी और ग्लोबिन यानी ऐसी ही होगी जैसे हीमोग्लोबिन की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मात्र एक हीम, तो उसमें कितने थे, 4। हीमोग्लोबिन में 4 हीम थे, लेकिन इसमें होगा सिर्फ 1, यानी जो हमने 3 एक्स्ट्रा जोड़ रखे थे उन्हें हटा दो और जो बची संरचना वो किसकी होगी, हमारी मायोग्लोबिन की होगी, ठीक है। ठीक है, एक हीम होता है और एक पॉलीपेप्टाइड समूह होता है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड समूह। इसका जो अणुभार होता है वो 17,000 होता है। इसका अणुभार कितना होता है, 17,000, और उसका कितना था हीमोग्लोबिन का, 64,500, ठीक है। तो यह मांसपेशियों की रेशे में ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। तो मांसपेशियों की रेशे में क्या करता है, ऑक्सीजन स्टोर मतलब इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। मायोग्लोबिन की O2 के प्रति आकर्षण क्षमता हीमोग्लोबिन से अधिक होती है। जो हमारा मायोग्लोबिन है वो उसकी O2 से जो क्रिया करेगा वो किससे अधिक करेगा, हीमोग्लोबिन से अधिक आकर्षित होगा, किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। अब है हमारा दूसरा टॉपिक, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केली एंड एल्काइली अर्थ मेटल आयन, यानी Ca2 पॉजिटिव की जैविक भूमिका देखेंगे। तो हमारा जो हमने ये लिखा था पहला टॉपिक कंप्लीट हो, मेटलोपोरफायरिन, और अब दूसरा पढ़ेंगे अब, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हमें किसका रोल देखना है, Ca2 पॉजिटिव आयन की जैविक भूमिका देखनी है। जो ये हमारे एल्केली और एल्काइल अर्थ मेटल के आयन यानी इनकी बायोलॉजिकल वो देखना है हमें रूल, यानी जैविक भूमिका। जो हमें क्षार और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं इन्हें, एल्केली और एल्काइलिन अर्थ मेटल को क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं, यानी ये जो है इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, एसेंशियल वाले उसमें, एसेंशियल एलिमेंट्स में, ठीक है, उनकी जैविक भूमिका उसमें बताई हुई है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परमाणु की। तो अब देख लेते हैं हम Ca2 पॉजिटिव, आपके सिलेबस में Ca2 पॉजिटिव आयन की जैविक भूमिका है, ठीक है। देख लेते हैं Ca2 पॉजिटिव आयन की जैविक भूमिका निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें पौधों में Ca2 पॉजिटिव आयन की भूमिका। तो इसमें जो हमारा कैल्शियम है उसमें को कैसे देखेंगे हम, पहले पौधों में देखेंगे इसकी जैविक भूमिका और फिर क्या देखेंगे, मनुष्य और जानवरों में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पौधों में Ca2 पॉजिटिव किस प्रकार जैविक भूमिका रखता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो पौधों में Ca2 पॉजिटिव अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पौधों में देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कोशिका भित्ति व झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और झिल्ली, तो भित्ति और झिल्ली में क्या अंतर है, जो हमारा जैसे हमारी कोई कोशिका है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है बीच में, ठीक है, तो उसके जो चारों ओर छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है जो उस साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है, उसे कहते हैं हम झिल्ली। लेकिन झिल्ली के बाहर एक और लेयर होती है, उसे कहते हैं भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो यह पादप कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली का एक आवश्यक घटक है जो उन्हें स्थिर रखता है। जो हमारा कैल्शियम है, यानी हम किसकी भूमिका देख रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम की, यानी Ca2 पॉजिटिव की। तो हमारा जो कैल्शियम है वो पादप की कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली का एक आवश्यक घटक है, उन्हें स्थिर रखता है। तो कैल्शियम उन्हें स्थिर रखता है किसको, कोशिका भित्ति और झिल्ली को, ठीक है। बी पॉइंट है इसमें रिक्तिका में संतुलन। तो रिक्तिका क्या होती है, हमारी कोशिका के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, यानी छोटे छोटे खाली जगह होती है, उसे कहते हैं हम रिक्तिका, ठीक है। तो उनका भी संतुलन कौन करता है, कैल्शियम। तो यह रिक्तिका में कार्बन ऋणायनों को संतुलित करने के लिए धनायन के रूप में कार्य करता है। जो हमारा रिक्तिका होती है उसमें कार्बनिक ऋणायन तत्व पाए जाते हैं, उसलिए इसके लिए क्या करता है, धनायन के रूप में कार्य करता है, और धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बना लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें जड़ विकास। तो जड़ के विकास में भी हमारा कैल्शियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह एकल अणु के रूप में पौधों की जड़ के आकारिकी को नियंत्रित करता है। जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, जो इसका एकल अणु के रूप में, यानी जो हमारा कैल्शियम वो एकल अणु के रूप में पौधों के जड़ के आकारिकी को नियंत्रित करता है, यानी उसका आकार कितना होना चाहिए वो भी नियंत्रित कौन करता है, कैल्शियम। तो प्राथमिक जड़ वृद्धि में सहायक है, यानी प्राथमिक जड़ वृद्धि यानी स्टार्टिंग वृद्धि की कौन करता है, हमारा कैल्शियम। डी है इसमें फलों का विकास। तो फलों के विकास में कैल्शियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह विकास विकसित हो रहे फलों के ऊतकों को स्थिर रखने में मदद करता है। जो हमारा कैल्शियम है वो भी जैसे हमारा कोई फल नया बन रहा है तो उसे स्थिर रखने में, यानी अगर वो पहले ही टूट के गिर जाएगा तो फिर वो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो विकसित यानी नए बन रहे फलों को भी स्थिर रखता है पेड़ पर, ठीक है, उसका भी कौन करता है, कैल्शियम। अब देख लेते हैं मनुष्य में और जानवरों में इसका क्या रोल है।
नेक्स्ट बी पॉइंट है इसमें जानवरों और मनुष्य में कैल्शियम आयन की भूमिका। तो पहला है इसमें मांसपेशियों का संकुचन। मांसपेशियों का संकुचन मतलब सिकुड़ना, मांसपेशियों का सिकुड़ना। तो यह मांसपेशियों के संकुचन की प्रक्रिया नियंत्रित करता है। तो मांसपेशियों के संकुचन की प्रक्रिया भी कौन नियंत्रित करता है? कैल्शियम। तो सेकंड है इसमें तंत्रिका संचरण। तो यह तंत्रिका सूचनाओं के संचरण में मदद करता है। जैसे हमारे कोई हमने देखा तंत्रिका संचरण मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई सुई चुभ गई तो एकदम से वो दिमाग तक कौन पहुंचाता है? वो सूचना कैल्शियम मदद करता है उसमें पहुंचाने में। थर्ड है इसमें रक्त का थक्का जमना। तो रक्त के थक्के जमने में भी कैल्शियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें हार्मोन एवं एंजाइम। तो यह कई हार्मोन व एंजाइमों के स्रावण के लिए आवश्यक है। तो ये हार्मोन और एंजाइम हमारे शरीर में तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो बहुत सी उपापचय क्रिया करते हैं, उसलिए ये इसके स्रावण में भी मदद करता है, किसके? हार्मोन और एंजाइम के स्रावण में। फिफ्थ है इसमें हड्डियों व दांत। तो ये तो आपने ज़्यादातर सुनाई होगा कि किसी की हड्डी कमज़ोर होगी तो उसमें कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, फिर उन्हें कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है जिनसे उनके हड्डियों और दांतों में मजबूती आती है। तो यह हड्डियों व दांतों के निर्माण व मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कैल्शियम हमारा दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ है इसमें कोशिका चयापचय। तो कोशिका चयापचय में भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका ऊर्जा चयापचय में शामिल होता है। तो ऊर्जा मतलब ऊर्जा का हमारा जो हमारा ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर को, इस बुक का भी लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये हमारा तीसरा था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया मेटलोपोरफायरिन, दूसरा भी पढ़ लिया बायोलॉजिकल रूल कैल्शियम का। थर्ड इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं इसे हिंदी में। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कहते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब चीज़ सारी गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो कैसा होता है? N2 अणु में होता है, ठीक है। N2 गैस होती है हमारा नाइट्रोजन। तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। यानी इसका मतलब क्या है? अन्य गैसों यानी जितनी भी गैस है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, यानी 78% सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन है उसका उपयोग हम सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं करते हैं, उसका हम कुछ यौगिकों में रूपांतरण करते हैं, फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हम नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण को, ठीक है, यानी हम नाइट्रोजन को सीधा यूज़ नहीं कर सकते, उसको किसी यौगिक में बदलेंगे फिर उसका यूज़ होगा। उसे ही क्या कहते हैं? यौगिक में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कहते हैं। यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? अब देखते हैं आगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसकी प्राकृतिक विधि दो है, एक तो है ये प्राकृतिक विधि और दूसरी है विद्युत विसर्जन विधि। तो इन दोनों के कारण हम क्या कर लेते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे भी देखेंगे एक और विधि है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि का मतलब क्या है कि ये प्रकृति में अपने आप ही होती रहती है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपने आप ही होता रहता है, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी परिवार के पौधों में, लेग्यूमिनेसी मतलब जैसे कोई फार्मर होता है यानी कोई किसान है, वो अपने पौधों की वृद्धि के लिए कोई अलग से पौधा बोता है यानी जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अधिक क्षमता होती है। तो कौन सा है वो? लेग्यूमिनेसी परिवार के पौधों में। जो हमारा लेग्यूमिनेसी परिवार के पौधे हैं उसकी जो जड़ होती है, जड़ मतलब रूट, ठीक है, जड़ होती है उसमें गांठें उपस्थित होती हैं, ठीक है। जड़ में गांठ उपस्थित होती है, उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम एक हमारा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी वो नाइट्रोजन को अच्छी तरह से आसानी से पचा सकता है और उसे नाइट्रेट में बदल सकता है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है कौन? राइजोबियम। तो फार्मर जो होते हैं यानी किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में लेग्यूमिनेसी परिवार के पौधे बोते हैं जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके। तो अब क्या हो गया? नाइट्रोजन के हमने नाइट्रेट में बदल दिया, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा बढ़ जाती है। तो
जैसे हमारे पौधे होते हैं वो सीधा नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, उसके यौगिकों को यूज़ कर सकते हैं खाद बनाने में, ठीक है। तो जो हमारा राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, तो फिर जो नाइट्रेट बना उसको अन्य पौधे ग्रहण करके अपने खाद में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी नाइट्रोजन स्तर की प्राकृतिक विधि। अब देख लेते हैं विद्युत विसर्जन विधि। विद्युत विसर्जन विधि में क्या होता है, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बना लेते हैं, ठीक है। फिर NO क्या होता है, फिर से ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वर्षा के जल से क्रिया कर लेगा और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और नाइट्रस अम्ल HNO2, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया कर लेता है। फिर क्या होता है, जो हमारा अम्ल है यानी ये जो हमारे बने नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों में से कोई सा भी जब चूना यानी हमारी जो मिट्टी होती है उसमें चूना भी उपस्थित होता है, तो ये चूने से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों यौगिक बन गए हमारे नाइट्रोजन के। फिर इन्हें पौधे यूज़ कर लेते हैं हमने खाना बनाने में, ठीक है। तो यही होता है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये होगी इसकी प्राकृतिक विधि। अब देख लेते हैं कुछ कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि का मतलब क्या होता है, जिसमें मनुष्य खुद अपने आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो रासायनिक विधि द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो रासायनिक विधि देख लेते हैं किसकी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। पहला पॉइंट है इसमें अमोनियम निर्माण द्वारा। तो अमोनियम निर्माण द्वारा पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेंगे। तो N2 लिया हमने और H2 लिया, इन दोनों को हम 450 डिग्री सेल्सियस पर 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं, अमोनिया में बदल लेते हैं यानी NH3, और इसमें से क्या बाहर निकल जाती है, ऊष्मा। तो ये जो हमारी ये वाली विधि है वो कैसी होती है, रासायनिक विधि, यानी इसे मनुष्य अपने प्रयोगशाला में कर सकता है, जिससे हमें अमोनिया यानी नाइट्रोजन के यौगिक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी विधि है वो कैसी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट होती है और बहुत सारा ताप भी यानी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। तो इस विधि को बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसके लिए हमें प्राकृतिक ही क्रिया करानी पड़ती है। बी पॉइंट है इसमें नीली हरी शैवाल। जो हमारी नीली हरी शैवाल होती है वो N2 का अति सुगमता से स्थिरीकरण करती है। तो नीली हरी शैवाल ये एक प्राकृतिक विधि है, ये वाली भी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसका यूज़ ना करके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा यूज़ होती है, हम इसका यूज़ करते हैं। नीली हरी शैवाल लेते हैं और वो क्या करता है, नाइट्रोजन का अति सुगमता से स्थिरीकरण कर सकती है। इन शैवालों में N2 फिक्सेशन एंजाइम होता है। तो जो हमारी शैवाल होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनेज कहते हैं। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज। तो यह एंजाइम क्या होता है, N2 को NH3 में परिवर्तित कर देता है। तो ये नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, अमोनिया में। तो ये विधि हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं नीली हरी शैवाल का। तो ये नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देती है और इसका हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा 8 यूनिट कंप्लीट, ठीक है। ये बुक भी कंप्लीट हुई। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।